हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल गाइस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डी लिस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हम देखेंगे कि जो करंट रेलेवेंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन द ईयर 2025 345 पॉलिटिकल पार्टीज को डी लिस्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट किया है। सो वी विल सी कि व्हाई एंड व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड डी लिस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज डी लिस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो डी लिस्टिंग का मतलब क्या है? Delisting means removal of political party from the list of registered political parties by the Election Commission of India. Delisting में क्या करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? वो क्या करेगा, वो पार्टीज को रिमूव करेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को अपने लिस्ट में से। क्वेश्चन आता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को रिमूव करेगा, तो वो रजिस्टर्ड, वो क्या करेगा, वो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड है पर अनरिकॉग्नाइज्ड है, उन पॉलिटिकल पार्टीज को रिमूव करेगा अपनी लिस्ट में से। इट इज एप्लीकेबल मेनली टू रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने आप को कभी रजिस्टर करवाया था पर उनको रिकॉग्निशन नहीं मिली है, आइदर उन्होंने कभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया है या वो कभी भी इलेक्शंस के अंदर नहीं आए हैं, तो वो अनरिकॉग्नाइज्ड है। दीज पार्टीज आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29 है। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्शन है जिसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर होती हैं। तो सेक्शन क्या है? 29A ऑफ द आरपीए 1951। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर कर रहा है, रिमूव कर रहा है, डी रजिस्टर कर रहा है अपने लिस्ट में से। कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर कर रहा है? जो अनरिकॉग्नाइज्ड है। और अगर किसी ने पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करना है तो सेक्शन कौन सा यूज होता है? सेक्शन 29A और एक्ट क्या है? आरपीए 1951। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डी रजिस्टर या डी लिस्ट करने के लिए। इन जुलाई 2025, ये रिसेंट है करंट अपडेट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिगैन डी लिस्टिंग 345 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। रीजन क्या दिया गया कि इन्होंने कंप्लायंसेस अपनी पूरी नहीं की हैं। दीज पार्टीज फेल टू, तो इन्होंने तीन चीजें देखी कि इन पार्टीज ने किस किस चीज के अंदर फेल हुई है। सबसे पहले है टू फर्निश कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स। ये पब्लिश या फर्निश नहीं कर पाए कि इन पार्टीज को कंट्रीब्यूट किसने किया है। तो यहाँ पे किसकी चीज आती है? मनी। पहला रीजन क्या है? मनी। दूसरा क्या है? अपडेट और एड्रेस नेम चेंजेस। इन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने केवाईसी नॉर्म्स अपडेट नहीं किए हैं, तो दिस इज द सेकंड रीजन। थर्ड रीजन क्या है? पार्टिसिपेट इन एनी इलेक्शन टू फॉर मोर देन 6 ईयर्स। तो लास्ट 6 ईयर्स में इन्होंने किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या हो चुकी हैं? ये पॉलिटिकल पार्टीज आपकी अनरिकॉग्नाइज्ड हो चुकी हैं। इट एम्ड एट क्लेंजिंग द इलेक्टोरल इकोसिस्टम। तो जो ये मूव है वो किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? इन्होंने इलेक्टोरल इकोसिस्टम को क्लीन करने के लिए मूव स्टार्ट की है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि लीगल प्रोविजंस क्या क्या इन्वॉल्व है। लीगल प्रोविजन में हम देखेंगे तो आपके पास एक एक्ट है, उसका नाम क्या है? आरपीए 1951। एक्ट का नाम क्या है? आरपीए 1951। इसका सेक्शन 29 यूज करेंगे। सेक्शन 29 करता क्या है? सेक्शन 29 अलाउज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को अपना रजिस्टर करना है तो आपको सेक्शन कौन सा यूज करना पड़ेगा? 29A ऑफ आरपी 1951। बट एक्ट इज साइलेंट ऑन डी रजिस्ट्रेशन। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर करना है तो ये एक्ट साइलेंट है। ये एक्ट कोई भी बात नहीं करता है आरपी 1951 डी रजिस्टर करने के लिए। सो दिस इज अ न्यू अपडेट। सो दिस इज अ न्यू अपडेट कि डी रजिस्टर करने के लिए एक्ट साइलेंट है, पर रजिस्टर करने के लिए इस एक्ट के अंदर प्रोविजंस हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूजेस पावर्स अंडर आर्टिकल 324 पार्ट 15। जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 15 है उसके अंदर आर्टिकल 324 यूज करता है फॉर रेगुलेटरी एक्शंस। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई भी रेगुलेटरी एक्शन लेना है तो वो किसको यूज करेगा? वो पार्ट 15 में आर्टिकल 324 को यूज करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर 2002 के केस में उन्होंने बोला था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है टू रेगुलेट द पार्टीज। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो ये डी रजिस्ट्रेशन है या डी लिंकिंग है, इसके लिए आर्टिकल कौन सा यूज किया है? आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और रजिस्टर करने के लिए सेक्शन कौन सा यूज होता है? वो है सेक्शन 29A ऑफ आरपीए 1951। ठीक है जी। अब देखते हैं रीजंस फॉर डीलिस्टिंग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या क्या रीजंस दिए हैं। एक तो भी आपका टैक्सेस वाला है, नॉन फाइलिंग ऑफ मैंडेटरी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की मनी कहां से आया है उन्होंने नहीं बताया है। दूसरा क्या है? नॉन पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस फॉर 6+ ईयर्स कि लास्ट 6 ईयर से इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमें ऐसी पार्टीज नहीं चाहिए।
सस्पेक्टेड मिसयूज ऑफ टैक्स एग्जेम्पशंस, जो आपको इनकम टैक्स एक्ट है जो आपको एग्जेम्पशंस देता है, तो इनके ऊपर ब्लेम लगाया गया है कि ये क्या कर रहे हैं, उसको मिसयूज कर रहे हैं। फोर्थ क्या है, फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू ईसीआई नोटिसेस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको नोटिस दिया केवाईसी का कि अपने अपडेट करो, इन्होंने उसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं किया है। फिफ्थ क्या है, डमी पार्टीज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और इलेक्टोरल फ्रॉड, आपको पता है जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू क्या होती है, फंडिंग आती है इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन। तो कहता है कि लोगों ने अपनी पार्टी रजिस्टर की है किसके लिए, कि एज अ डमी पार्टी, और वो क्या कर रहे हैं, वो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग है उस एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये मेजर 5 रीजंस हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दी हैं फॉर डीलिस्टिंग द पार्टीज। फिर हम देखते हैं इम्प्लीकेशन क्या है डीलिस्टिंग की। वी विल सी व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ डीलिस्टिंग। अगर डीलिस्ट हो जाती है पार्टी तो पार्टी को क्या क्या लॉस होता है। सबसे पहले क्या है, पार्टी लूजेस ऑल बेनिफिट्स, जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनको बेनिफिट्स देती है वो पार्टी सारे बेनिफिट्स क्या कर जाती है, लूज कर जाती है। सेकंड क्या है, टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलती है, देयर इज नो टैक्स एग्जेम्पशन, नो टैक्स एग्जेम्पशन, अब पार्टी को टैक्स देना पड़ेगा। थर्ड क्या, एक्सेस टू इलेक्टोरल रोल्स, पार्टी को कोई भी जो आपकी वोटर लिस्ट है उसके लिए एक्सेस नहीं मिलेगा। फोर्थ क्या है, कॉमन इलेक्शन सिंबल्स, पार्टी के जो इलेक्शन सिंबल्स हैं वो भी लूज हो जाएंगे। फिर क्या है, बूस्ट ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल प्रोसेसेस, अगर हम डीलिस्ट करते हैं पार्टी को तो वो क्या चीज पोर्ट्रे करती है, वो ये चीज पोर्ट्रे करती है कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो मैंडेट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी जरूर होनी चाहिए, और इलेक्टोरल प्रोसेसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी इज अ की कॉर्नरस्टोन। दूसरा क्या, एनहांस क्रेडिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, अगर डीलिस्टिंग होगी तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या होगा, वो बूस्टअप होगा, वो आपका स्ट्रांग होगा, और लोगों का ज्यादा फेथ होगा किसके अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं जी चैलेंजेस क्या है डीलिस्टिंग के लिए। तो वी हैव सम ऑफ द चैलेंजेस। पहला क्या है कि लीगल चैलेंजेस बाय डीलिस्टेड पार्टीज, तो जो डीलिस्टेड पार्टीज हैं वो क्या करेंगे, वो कोर्ट या जुडिशरी के पास जाएंगी और अपना क्या मांगेगी, जस्टिस मांगेगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, लीगल चैलेंज है। क्यों, क्योंकि आपके पास आरपी 1951 में जैसे हमने देखा था कहीं पे भी कोई भी प्रोविजन नहीं है फॉर डीलिस्टिंग, डीलिस्टिंग के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है। अगर डीलिस्ट करना है तो उसके लिए आर्टिकल क्या यूज करें, 324, उसमें भी क्या लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन ओनली रेगुलेट, और रेगुलेटरी मैकेनिज्म के अंदर वो डीलिस्टिंग को अपने क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। सेकंड क्या है, लैक ऑफ एक्सप्लिसिट स्टैट्यूटरी बैकिंग फॉर डी रजिस्ट्रेशन, देयर इज नो लॉ, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ना ही कोई स्टैट्यूटरी लॉ है, तो ये भी क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है। थर्ड क्या है, पॉलिटिकल बैकलैश फ्रॉम अफेक्टेड एंटिटीज, फॉर सपोज अभी हमारी रूलिंग पार्टी कौन सी है, बीजेपी। अब बीजेपी को लगता है कि कोई पार्टी ऐसी है, फॉर सपोज आम आदमी पार्टी, जो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, या आम आदमी पार्टी ने कुछ रेगुलेटरी माल प्रैक्टिसेस किए हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैंडेट दे सकते हैं कि आप इसके ऊपर चेक करो, और अगर चेक्स एंड बैलेंस में पता लगता है कि इन्होंने कोई माल प्रैक्टिस की है तो इनको अगर डी रजिस्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल बैकलैश हो जाएगा। फिर हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, इट हैज बीन टेकन फॉर अ टॉस, और हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। फोर्थ क्या, इंश्योरिंग ड्यू प्रोसेस एंड फेयरनेस इन डीलिस्टिंग, तो क्वेश्चन मार्क ये आता है, वो कहते हैं कि आपने क्या ड्यू प्रोसेस फॉलो किया। अब ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही हमारे पास है, इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो वो कहते हैं कि आपने ड्यू प्रोसेस फॉलो करना है और आपने फेयरनेस लेकर आनी है, डीलिस्टिंग में आपने आर्बिट्रेरली नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ा क्या है, दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस इन डीलिस्टिंग। इसका वे फॉरवर्ड देखते हैं। वे फॉरवर्ड में क्या है, हम कहते हैं कि जो आपका आरपी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आपको उसको क्या करना चाहिए, यू हैव टू अमेंड योर आरपी टू प्रोवाइड स्टैट्यूटरी बैकिंग फॉर डी रजिस्ट्रेशन, मतलब कि आप एक लॉ लेकर आओ और लॉ के अकॉर्डिंग क्या करो, डी रजिस्ट्रेशन करो। सेकंड क्या है, एंश्योर रेगुलर ऑडिट्स ऑन रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, आप ऑडिट मैकेनिज्म लेकर आओ, आप चेक करो कि पार्टीज क्यों परफॉर्म नहीं कर रही हैं, पार्टीज ने क्यों इलेक्शंस नहीं कंटेस्ट किए हैं। अगर आपको लगता है कि ये इलेक्शंस कंटेस्ट करना चाहते थे या कर सकते थे पर इन्होंने नहीं किए हैं, सो यू हैव टू एंश्योर दैट कि ये इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करें। थर्ड क्या है, इंक्रीज पब्लिक डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स, तो आपने क्या करना है, आपने पब्लिक को इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है और ट्रांसपेरेंसी स्ट्रेंथन करनी है। फोर्थ क्या है, स्ट्रेंथन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज ऑटोनॉमी एंड एनफोर्समेंट कैपेसिटी, वो कह रहे हैं कि जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसकी आप ऑटोनॉमी इंक्रीज करो कि सेल्फ फंक्शनिंग कर सके, और क्या कर सके, एनफोर्समेंट कैपेसिटी इनकी इंक्रीज करो। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि कौन से 10 प्रोबेबल आपके यूपीएससी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ आरपीए 1951 प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हमने देखा था सेक्शन क्या है
29A आरपीए 1951 के अंदर अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज या रजिस्टर करना है तो उसके लिए आपका सेक्शन क्या है 29A, जो इसके लिए आपको परमिशन देता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया derives powers to regulate and delist political parties primarily from आर्टिकल 324। ये क्या है आपका पार्ट 15 है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आर्टिकल 324 आपको एम्पावर करता है कि आप रेगुलेट करो और डीलिस्ट करो किसको, पॉलिटिकल पार्टीज को। किसको पावर दे रहा है ये, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इन जुलाई 2025 the election commission of india initiated delisting of how many registered and recognized political parties, तो 345 political parties। ये आपकी न्यूज है, उसमें साफ साफ लिखा है कि 345 पार्टीज को क्या कर रहे हैं, वो डी रजिस्टर करना चाहते हैं, डीलिस्ट करना चाहते हैं। क्वेश्चन आपका 4 है, which of the following is not a reason for delisting of political party by the election commission of india। तो कह रहे हैं कि कौन सा रीजन नहीं है। पहला क्या है, नॉट कंटेस्टिंग इलेक्शंस फॉर 6 years, ये रीजन है, बिल्कुल है। चेंजिंग द चेंज इन पार्टी लीडरशिप, हमने ये नहीं सुना। नॉन सबमिशन ऑफ कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स, ये भी रीजन है। सस्पेक्टेड मिसयूज ऑफ टैक्स एग्जेम्पशंस, ये भी रीजन है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर इज बी, चेंज इन पार्टी लीडरशिप। तो ये रीजन नहीं है कि अगर आपने पार्टी लीडरशिप चेंज कर दी है तो आपकी पार्टी को डीलिस्ट किया जाएगा, ऐसा कुछ भी हमने नहीं सुना, ना ही पढ़ा हुआ, ना ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अपहेल्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज पावर टू रेगुलेट पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ कंप्लायंस। तो अभी हमने देखा था केस क्या था, इंडिया नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर 2002। ठीक है, तो केस ऑप्शन है सी। क्वेश्चन 6 है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पॉलिटिकल पार्टी इज डीलिस्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्या इट बिकम्स अ रीजनल पार्टी ऑटोमेटिकली, नहीं, ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है हमने। इट इज बार्ड फ्रॉम फॉर्मिंग अलायंसेस, ऐसा भी कुछ नहीं है। इट लूजेस टैक्स एग्जेम्पशन एंड एक्सेस टू इलेक्टोरल रोल्स, यस, अभी हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई पार्टी डीलिस्ट होती है तो उसकी एक टैक्स एग्जेम्पशंस खत्म हो जाती हैं और उसको वोटर लिस्ट नहीं दी जाती। इट इज डिसॉल्व्ड बाय द लॉ मिनिस्ट्री, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन इज सी। फिर आपका क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। Parties not recognized as national or state parties but registered with Election Commission of India. Parties recognized by President but not by Election Commission of India, ऐसा कुछ नहीं है। Parties dissolved before elections, ऐसा भी कुछ नहीं है। Parties only active in पंचायत elections, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इज ए, that is parties not recognized as national or state parties but registered with Election Commission of India। क्योंकि ये unrecognized है तो मतलब ये स्टेट और नेशनल लेवल के ऊपर नहीं होंगी। फिर क्वेश्चन 8 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज इन डीलिस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अभी हमने देखा था हाई नंबर ऑफ एमपीज, ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। लैक ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 368, ऐसा भी कुछ नहीं है। एब्सेंस ऑफ एक्सप्लिसिट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर डी रजिस्ट्रेशन, यस। ऑपोजिशन फ्रॉम द जुडिशरी, नहीं। तो चैलेंज क्या है कि हमारे पास लॉ ही नहीं है प्रॉपर, यस, एक्सप्लिसिट। क्वेश्चन 9 देखते हैं, which of the following reforms is often suggested to make delisting process more robust। abolition of election commission, नहीं, ऐसा भी नहीं है। include political parties under RTI, ये हो सकता है, let's see। create a constitutional bench for, नहीं, ऐसा नहीं है। ban political parties, नहीं। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इज बी, मोस्ट प्रोबेबल, include political parties under RTI so that transparency can be restored, so that transparency can be restored। लास्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डज द डीलिस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज एम टू इंप्रूव इन द इलेक्टोरल सिस्टम। तो ये क्या चीजें इंप्रूव करेगी, ये करेगी आपकी इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसी के लिए बार बार बात की जा रही है। तो बच्चों ये आपका टॉपिक था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 345 पॉलिटिकल पार्टीज को डी लिंक या डी रजिस्टर करने का प्रोसेस स्टार्ट किया है। आर्टिकल 324 यूज किया है। और अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करना है तो आप क्या यूज करोगे, आरपीए 1951 सेक्शन 29A। तो ये 10 प्रोबेबल क्वेश्चन है फॉर द टॉपिक। थैंक यू।